Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं एक परिवार के संघर्ष और उसकी हिम्मत की है। उन्होंने कैसे एकजुट होकर किन किन मुसीबतों का सामना किया, चलिए देखते हैं। एक कार जो देखने में बहुत बुरी लग रही है वो अभी भी चली जा रही है, जिसके अंदर 4 लोगों का परिवार बैठा हुआ है। इसमें हेनरी, उसकी वाइफ हैना और उसके 2 बेटे जोशुआ और माइक है। इन लोगों के चेहरे से साफ और कार की हालत को देखकर पता लग रहा है कि ज़रूर कुछ तो हुआ है, जो कि ये हमें बता नहीं रहे हैं, पर साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ बहुत डरावना होते हुए इन्होंने देखा है। पूरे रास्ते ये लोग कार से कवर कर लेते हैं। हैरानी की बात ये होती कहीं भी कोई इंसान ना कोई जानवर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो यही दुनिया का अंत है। खैर, इन्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं, जो कि था हेनरी के माता पिता का घर। यहीं उसने अपना बचपन भी बिताया था, पर घर की हालत को देखकर लग रहा है कि बहुत दिनों से कूड़े वाली गाड़ी नहीं आई। अब हेनरी अंदर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो आवाज़ भी लगाता है अपने पेरेंट्स को, पर किसी का कुछ अता पता नहीं था, इसीलिए सब डर जाते हैं। वहीं हेनरी अब सीढ़ियों से ऊपर जाता है और अपने डैड के रूम को खोलता है तो उसे वहाँ वो दिखता है, जिससे कि उसके गुर्दे मुंह में आ जाते हैं। दरअसल उसके डैड ने खुद की जान ले ली थी और किसी ने उनकी बॉडी को नोच नोच कर आधा खा लिया था, और बची हुई थी तो ऊपर की खाल। वो अपने डैड के हाथों से उनकी बंदूक ले लेता है और नीचे आकर इस बारे में सभी को बताता है, जो सुनकर वो सभी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा तो हेनरी। इसीलिए वो बाहर आकर बैठ जाता है, पर तभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है, जिससे वो डर कर उसकी ओर बंदूक तान देता है। दरअसल दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी, जो कि अब किसी हैवान में बदल गई है। और उसे देखकर हमें ये पता चल रहा है कि अभी जो मौजूदा हालत इस दुनिया की है वो पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं है। कोई वायरस है जो कि गलती या फिर जानबूझकर फैल गया है, जिससे जो भी इंसान वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो किसी हैवान में बदल जा रहे हैं, जो कि इंसानों को खाते हैं, जिन्हें हम आसान भाषा में ज़ॉम्बीज कहते हैं। या हेनरी के ऊपर उसकी माँ हमला कर दी है तो उसे मजबूरन उन्हें शूट करना पड़ता है। इसकी आवाज़ को सुनकर वो लोग बाहर आते हैं और उस मंजर को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर शायद इन्होंने इससे भी भयानक पहले देख रखा होगा या फिर अभी वो देखना बाकी है। हेनरी अपने पेरेंट्स को वहीं दफन कर देता है और फैसला करता है कि वो लोग यहीं पर स्टे करेंगे, क्योंकि यही सबसे सेफ जगह है, क्योंकि वहाँ पीने के लिए साफ पानी भी आ रहा है, जो कि सबसे अच्छी बात थी। लेकिन हैना को यहाँ रुकना ठीक नहीं लगता, पर उसके दोनों बच्चे तैयार हो जाते हैं और इसलिए वो भी हाँ कर देती है। थोड़ा साफ सफाई करने के बाद हेनरी कहता है कि जोशुआ को लेकर पड़ोस वाले घर में जा रहा हूँ मैं, शायद वहाँ कोई हो जो हमारी मदद कर दे या फिर कोई मदद की चीज़ हमें मिल जाए। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें उस घर में अंधेरे और उनकी पड़ोसी की लाश के अलावा कुछ नहीं मिलता, पर वो लाश सीधे आकर जोशुआ के ऊपर ही गिरती है। पर सोचने वाली बात ये थी कि जितने लोग इन्फेक्टेड नहीं हो रहे उनसे ज़्यादा लोग, उनके पड़ोसी ने भी खुद की जान ले ली। हेनरी अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें मजबूत होना होगा, क्योंकि आगे न जाने क्या क्या करना होगा, क्या क्या फैसले लेने पड़े। ये सब तो अभी कुछ भी नहीं है। दरअसल जोशुआ बहुत ज़्यादा डर चुका है। देन वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें हैना हेनरी को उसकी बेसमेंट में लेकर जाती है, जहाँ पर उन्हें एक ओल्ड जनरेटर दिखाई देता है। पर उस बेसमेंट में हेनरी जाने से बहुत डर रहा है। वो बार बार मना करता है अंदर जाने से, लेकिन हैना ज़बरदस्ती उसे ले जाती है, जिससे कि वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ हम उस बेसमेंट में कुछ पेंटिंग को देखते हैं, जो कि हेनरी ने अपने बचपन में बनाई थी, जिसमें साफ दिख रहा है कि उसके डैड उसे कितनी बुरी तरह से इसी बेसमेंट में पीट रहे हैं। और वहीं यादें भी आज उसके दिमाग में दहशत की तरह भरी हुई है, इसीलिए वो इतना डर रहा था। अब रात होने पर सभी लोग खाना खाते हैं, जिस दौरान हैना बताती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसीलिए हमें चलना चाहिए। पर हेनरी बोलता है कि हमारे पास खाना और पानी दोनों यहाँ मौजूद है, जो कहीं और नहीं मिलेगा, इसीलिए हम यहीं रहेंगे। उधर जोशुआ नेटवर्क की तलाश में कार के ऊपर बैठा होता है, पर कोई नेटवर्क नहीं मिलता। उसी रात हेनरी को बहुत बुरा सपना आता है, उसके बचपन से रिलेटेड, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। तब हैना उसे संभालती है और अगले दिन वो उसे फिर से कहती है कि हमें अंकल डिवागो की बताई हुई जगह पर जाना चाहिए, शायद वहाँ पर कुछ और भी लोग हों जो हमारी मदद कर सके। हेनरी को भी ये घर कुछ ठीक नहीं लगता उसके अतीत के कारण, इसीलिए वो लोग कार लेकर निकल जाते। पर थोड़ी ही दूर जाने पर वो देखता है कि उस रोड पर किसी ने बैरिकेड लगा रखे हैं। हेनरी कहता है कि हमें वापस घर जाना चाहिए, लेकिन हैना मना करती है। वो खुद बाहर जाने का डिसाइड करती है ताकि वो उन वायर्स को कट कर सके। पर दोस्तों, इतने में एक हैवान उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसको हेनरी देख लेता है
और शूट कर देता है। अपने दोनों बच्चों को कार में ही छोड़कर हैना को वो लेने के लिए चला जाता है, पर अब उस शोर से वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो कि इन पर लगातार हमला कर देते हैं। उन दोनों बच्चों पर भी अब बाहर वालों को जैसे तैसे हेनरी संभाल लेता है। जो कार के पास थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। वहीं माइकी उसको देख बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसीलिए वो चीखने लगता है। तब हेनरी को एक बॉम्ब दिखता है जिसे उठाकर वो दूसरी ओर भागना शुरू करता है ताकि उनका ध्यान उसकी ओर आ जाए। वहीं हैना दोनों बच्चों को कार से बाहर निकाल लेती है। उधर सही मौका देखकर हेनरी बॉम्ब को फोड़ देता है जिससे वो सभी मारे जाते हैं और ये लोग सही सलामत घर को लौट आते हैं। पर तब हेनरी को ख्याल आता है कि ये मेरी गाड़ी तो वहीं रह गई, उसके बिना हम लोग ज़्यादा दूर कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो उसे लेने के लिए जाता है। उसी बीच वो वहाँ खड़ी सारी गाड़ियों में से बिना आवाज़ करे फ्यूल भी निकाल लेता है जिससे उनके घर का वो पूरा जनरेटर चल सके। और जब हैना इस चीज़ को देखती है तो वो उसकी हिम्मत की दाद देती है। पर हेनरी कहता है कि अगर वो ये नहीं करता तो कौन करता, मैन आर ब्रेव। अब जनरेटर में फ्यूल डालने से घर में रोशनी आ जाती है जिससे पूरा परिवार खुश हो जाता है। किसी ही बहाने से खुशियां तो आई, वरना अभी तक उन्हें हर मोड़ पर मुसीबतें ही मिल रही थी। इतने उत्साहित मत होइए, अभी तो ये कहानी बस शुरू हुई है। अभी आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। सुबह होती है, हम हेनरी को बाहर देखते हैं जहाँ पर उसके डैड का डॉग दिखता है जो अभी भी जिंदा था। इसीलिए वो उसको खाना देने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके हाथ में काट लेता है। अब यहाँ हैना ने नर्स का कोर्स कर रखा है, इसीलिए वो उसका फ़ौरन ही ट्रीटमेंट कर देती है। पर वो कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन हेनरी बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं था, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वहीं बाहर जोशुआ को एक रेडियो मिलता है पर उसमें कनेक्शन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो रोड पर आ जाता है जहाँ पर उसको उसी रेडियो में किसी की बोलने की आवाज़ आती है जो कहता है कि इट्स अ कैंप, जो सुनकर उसके घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। हैना ये सुनकर बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई कॉलोनी होगी, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन हेनरी मना कर देता है ये कहकर कि वहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जिनके बीच हमें ना तो सही से खाना मिलेगा ना ही कोई सुख सुविधा। कम से कम हम यहाँ पर तो मौजूद हैं, भले ही हम यहाँ पर डर डर कर रह रहे हैं, लेकिन सुकून से तो हैं, पेट भर खाना तो मिल रहा है। यानी कि उसका कोई भी इरादा नहीं है उस जगह पर जाने का। पर हैना का पूरा मन है वो वहाँ पर जाए, क्योंकि उसे ऐसी हाथ पर हाथ रखे बैठना सही नहीं लगता। हो सकता है कि वो ऐसी जगह हो जहाँ पर एक नई सोसाइटी बनाई जा रही हो, कुछ नया हो, वहाँ पर एक नई दुनिया बसाई जा रही, जहाँ जाकर ये लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब अगले दिन वो अपने कामों में लगा होता है कि तभी उसके पास जोशुआ आ जाता है और पूछता है कि क्या वो भी उसकी मदद कर सकता है। पर वो भी बहुत रूड वे में मना कर देता है, लेकिन जोशुआ कहता है कि मैं अब छोटा नहीं हूँ, आपकी मदद मैं कर सकता हूँ। अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो ये सब कैसे करेंगे। उसके डैड उसको खेत में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सीखना है, ठीक है, आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो उसे बंदूक देते हैं और सामने रखी बॉटल पर शूट करने को कहते हैं, पर जोशुआ ये नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। अभी वो बहुत छोटा है, पर उसके डैड ये मानने को राजी नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके डैड ने भी उनके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं किया और उन्हीं की कुछ चीज़ें कभी कभी हेनरी के अंदर भी आ जाती हैं। वो ज़बरदस्ती उसे शूट करने को कहता है, जिसकी आवाज़ वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। तब हैना उसको मना करती है ये सब करने के लिए, पर अभी भी हेनरी नहीं रुक रहा है क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा है। वो इरिटेट हो चुका है। ऐसे भागते भागते आखिर वो कहाँ जाए, वो अपने परिवार को लेकर, जहाँ पर वो सभी एकदम सेफ हो। इतने में गोलियों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर कुछ हैवान आ जाते हैं दूसरी ओर, जिसे बचाने के लिए ये लोग फ़ौरन अपने घर के अंदर जाते हैं, खुद को लॉक कर लेते हैं। इन्हें लगता है कि अब वो चले जाएंगे, पर रात होने पर हैना बाहर देखती है तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी अभी भी वहीं पर खड़े हुए थे और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। वो शीशों को भी तोड़ रहे थे, यहाँ तक कि कुछ तो उनके मेन गेट को भी तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि वो लोग अंदर भी आने लगते हैं और पूरा परिवार डर के मारे सदमे में था। शायद यही उनका अंत है, इसीलिए सभी साथ आ जाते हैं और गले से लग जाते हैं। पर इतने में बाहर एक कार आकर रुकती है और हॉर्न बजाना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज़ से सभी उस ओर चले जाते हैं और वो इंसान कार को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। कुछ इस तरह से इन लोगों की जान बच जाती है। पर अगले दिन हेनरी उस कार वाले से मिलने के लिए जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका ही छोटा भाई शिमानो था, जो कि नदी किनारे बैठा था। उसको देखकर हेनरी का खून खोल जाता है, इसीलिए वो उसकी ओर बंदूक तान कर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं कैंप की ओर जा रहा था, पर सोचा कि जाते हुए मॉम डैड से मिल लूँ, क्या वो जिंदा है। तो हेनरी कहता है कि नहीं, वो मर चुके हैं। जो सुनकर शिमारो को अफसोस होता है,
इसीलिए वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग मेरे साथ चलो, हम लोग वहाँ पर सब साथ में हंसी खुशी रहेंगे। पर हेनरी कहता है कि मैं उसी घर में रहूँगा क्योंकि वो मेरा घर है और तुम उसमें आने की कभी कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें वहीं शूट कर दूंगा। शिमानो मान जाता और वहाँ से जाने लगता है। एक तो उसकी जान बचाई, ऊपर से वो उसे ऐसी बातें कर रहा है। पर जाते जाते वो उसे कैंप तक जाने का मैप दे देता है और कहते हुए जाता है कि अगर मन चेंज हुआ तो आ जाना। अब जब हेनरी वापस अपने घर जाता है तो वहाँ वो हैना से झूठ कहता है कि शिमानो को उन्होंने मार डाला। जब तक मैं वहाँ पहुँचा मुझे बस उसकी वही जैकेट मिली। ये सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हेनरी किस किस्म का आदमी है। इसके बाद वो अंदर जाकर कुछ खिड़की दरवाज़ों को सही करने लगता है जो कि टूटे थे। पर अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर वो क्यों उस कैंप में नहीं जाना चाहता। आखिर इसमें उसके परिवार की ही भलाई होगी या फिर कुछ और वजह है, देखते हैं आगे। अब एक दिन हम देखते हैं कि माइकी, हेनरी का सबसे छोटा बेटा, वो उसी बेसमेंट में खड़ा होता है जहाँ उसे बाहर खिड़की पर एक ओल्ड ज़ॉम्बी दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और अपनी मम्मा को बुलाने लगता है, जो उसे समझाती हैं कि वो कुछ नहीं करेगा, तुम शांत रहो। वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो इसे कुछ ही देर बाद हम उसे हैवान को खेतों के बीच देखते हैं, जिसके पीछे हेनरी भी जाता है, जिसको वो कहता है कि मुझे मार दो। और हेनरी ऐसा ही करता है और उसके खून को अपने कपड़ों पर लगा लेता है। फिर घर आकर सभी से कहता है कि मैंने अभी इस ओर बहुत से ज़ॉम्बीज़ को आते हुए देखा है। कुछ को मैंने मार दिया लेकिन अभी भी कुछ बचे हुए हैं, इसीलिए हमें सारी खिड़की दरवाज़ों को सील कर देना होगा। वो सभी लोग घबरा जाते हैं और घर में जितनी भी खिड़की थी जहाँ से कुछ रोशनी आ रही थी उसे हेनरी सील कर देता है। पर यह चीज़ किसी को पसंद नहीं आती, पर सभी को यह डर भी था कि कहीं वो आ ना जाए। अब हेनरी ऊपर जाकर फ्रेश होने लगता है कि तभी उसके रूम में जोशुआ आ जाता है, जो उस मैप को देख लेता है, पर वहीं रखकर वो नीचे आ जाता है। जब हेनरी खाने के लिए बैठता है तो वो सभी से कहता है कि मुझे पता है कि अभी क्रिसमस में बहुत टाइम है, लेकिन तुम लोगों को अगर अभी कोई विश है तो बोल दो। तब जोशुआ कहता है कि मुझे वो मैप चाहिए जो कैंप तक हमें ले जाएगा। जो सुनकर हैना कहती है कि तुमने ये हमसे क्यों छुपाया। हेनरी का दिमाग घूम जाता है और वो भूल जाता है कि अभी वो अपने परिवार के सामने बैठा हुआ है। वो हैना को गंदी गंदी गालियां देने लगता है और कहता है कि क्या मैं इन्हें बता दूं कि तुम इन्हें छोड़कर जाने वाली थी, वो भी किसी और मर्द के लिए। वो रोने लगती है और कहती है कि मैंने ऐसे कभी नहीं कहा, पर अगर हम तुम्हारे साथ रहे तो ज़रूर मारे जाएंगे, इसीलिए हमें वो मैप दे दो जिसकी मदद से हम तीनों उस कैंप तक पहुंच सकें। पर हेनरी उन्हीं के सामने उस मैप को जला देता है, जो देखकर जोशुआ को बहुत गुस्सा आता है, पर वो खुद के गुस्सों को उस टाइम तक कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, यहाँ हेनरी खुद के अतीत के कारण शायद ऐसा हो गया है, या फिर यहाँ इस घर में आकर वो ऐसा हो गया उसके पिता जैसा, अपने परिवार को दबा कर रखते थे जैसे उसके पिता। शायद वो भी वही करना चाहता है। उसे पता लग चुका है कि अब ये लोग यहाँ पर नहीं रहने वाले, इसीलिए वो एक रात घर के मेन गेट पर 2 लकड़ी के पल्ले लगा देता है, जो देखकर वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि बाहर बहुत खतरा है। जो सुनकर जोशुआ का गुस्सा आखिरकार बाहर आ ही जाता है। वो उसे बहुत बुरा भला सुनाने लगता है, लेकिन इतने में मेन गेट पर कोई दस्तक देता है। पूछने पर पता चलता है कि वो सैनिक है, लेकिन वो बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, बल्कि बस वो चोटिल है। हैनी तो गेट नहीं खोलता, लेकिन उसके परिवार वाले गेट खोल देते हैं, जिससे वो सैनिक उनका शुक्रिया करता है और बताता है कि वो एक कैंप की ड्यूटी पर था, कुछ सप्लाईज को लेने के लिए जा रहा था, पर कुछ हैवानों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें बस वही बचा। तब बीच रास्ते में उसे एक इंसान ने मदद की, जिसने कहा कि तुम इसी रास्ते से चलते रहो, आगे जाकर एक घर मिलेगा, वहाँ पर तुम्हें मदद मिल जाएगी। हैना समझ जाती है कि ये शिमानो ने किया है। वो समझ गई कि वो अभी भी जिंदा है। हेनरी ने उनसे झूठ कहा, इसीलिए वो उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन हेनरी को कोई असर नहीं पड़ता। वो माइकी को लेकर ऊपर चला जाता है। देर रात हैना के पास उसका बड़ा बेटा जोशुआ आकर कहता है कि अब वो इस घर को छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है क्योंकि बाहर वो कहीं गुम हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानता, क्योंकि अगर वो यहाँ रहा तो कुछ अनर्थ जरूर हो जाएगा। सुबह हेनरी की आंख फिर से अपने पिता के बुरे सपने को देखकर खुलती है। उस टाइम वो गेट को खुला देखकर समझ जाता है कि जोशुआ भाग चुका है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जाकर उसी सैनिक को बहुत बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद वो किसी पागल जानवर की तरह अपने बीवी बच्चों पर वार करता रहता है, उन्हें ले जाकर बेसमेंट में बंद कर देता है। जब हैना को होश आता है तो वो बहुत कोशिश करती है किसी भी तरह से वो बाहर निकल सके, पर यह मुमकिन नहीं था क्योंकि वहाँ की सारी दीवारें सील थी। इस बीच माइकी अपनी माँ से पूछता है कि क्या अगर वो खुद की जान बचाने के लिए झूठ का सहारा ले तो वो सही है। वो हाँ में जवाब देती है। अब माइकी झूठे दर्द में चिल्लाना शुरू करता है, जिसको सुनकर हेनरी अंदर आता है
और इसी में हैना उसके पीछे से वार करके वहां से अपने बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। लेकिन दोस्तों कार तो उसी ब्रिज पर जहां पर ये लोग फंसे हुए थे। इतने में इनके पास शिमानो आ जाता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था। वो अब माइकी को काटने ही वाला था कि इतने में हेनरी वहां आ जाता है और उसे मारकर अपने बेटी की जान बचा लेता है। जी हाँ, वो अभी भी जिंदा है, पर हैना को पता चलता है कि उसका बेटा अब इन्फेक्टेड हो चुका है और इसीलिए वो उसे चलने को कहती है। पर हेनरी पता नहीं कौन सी जिद में था, वो अभी यहीं रहना चाहता है। इसीलिए हैना को मजबूरन अपने बेटे का वो हाथ काटना पड़ता है जो कि इन्फेक्टेड था। लेकिन इससे माइकी को बहुत दर्द होता है और वो छटपटाता है, जो देखकर हेनरी से रहा नहीं गया और उसने कहा कि तुम इसको संभालो, मैं अभी कार लेकर आता हूँ। उसने एक पिता होने का फर्ज निभाया और इस ब्रिज पर गया जहाँ उसे जोशुआ दिख जाता है, जिसके हाथ में बंदूक थी। वो अपने पिता को खून से लथपथ हालत में देखकर समझ जाता है कि उन्होंने उसकी माँ को मार डाला, जिससे कि वो उसे शूट कर देता है। पर फिर वो उसके करीब जाकर रोते हुए कहता है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बस उससे हो गया। हेनरी उसके हाथ पर गाल फेंककर कहता है कि वो उसका बेटा है। इसके बाद जोशुआ कार को लेकर घर की ओर निकल जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हैना माइकी को लेकर इस इंतजार में बैठी है कि अभी हेनरी कार लेकर आएगा, और कहानी उसी इंतजार में खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हेनरी ने अपने परिवार को घर में जबरदस्ती रखकर सही किया, या फिर वो अगर उसी दिन शिमानो के साथ कैंप चला जाता तो शायद ये आज नौबत ना आती। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।